देखिए, अतीक अहमद की हत्या के बाद अब उसकी बिखरी पड़ी दौलत और संपत्ति पर गुर्गों के साथ साथ परिवार के लोगों की भी नजर है। ऐसे में एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ कि जैनब, जो अशरफ की बीवी है, उसने नया गैंग बना लिया है जिसका नाम है ZF56 और वो उसे लीड कर रही है। साथ ही जैनब और शाइस्ता के बीच दूरियों के बाद अब जैनब और उसके भाई सद्दाम में भी अदावत छिड़ चुकी है। दरअसल जैनब अतीक के खानदान की वो महिला है जिसे संपत्ति के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है और अब जैनब जेल में बंद अतीक के पुराने गुर्गों से संपर्क करके अपना गैंग खड़ा कर रही है। कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। अतीक अहमद की संपत्ति के लिए जंग। आमने सामने शाइस्ता और जैनब। प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई अब आर पार पर आई। $15,000 करोड़ का मालिक कौन? देवरानी और जेठानी के बाद भाई बहन में भी तकरार। माफिया डॉन अतीक अहमद के गैंग में अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। अतीक अहमद के काले साम्राज्य और करोड़ों की संपत्ति पर हक जमाने के लिए भाई बहन आमने सामने आ गए हैं। अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब और साले सद्दाम के अलग गुट बनाए जाने के कारण गैंग वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। जैनब को लेकर पहले से दावा किया जा रहा था कि वो अतीक अहमद के काले साम्राज्य के बारे में काफी जानकारी रखती है। ऐसे में वो गैंग की कमान अपने हाथों में लेने को तैयार है। वहीं अशरफ के साले सद्दाम की भी नजर अतीक अहमद के IS 227 गैंग पर है। दोनों ने अपने गुट तैयार कर लिए हैं। अब वर्चस्व की लड़ाई में गैंग वॉर शुरू होने की आशंका जताई जाने लगी है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद कई लोगों की नजर उसके करोड़ों की संपत्ति पर है। आर्थिक साम्राज्य पर कब्जा जमाने की लड़ाई अंदर खाने में तेज हो गई है। अतीक और अशरफ, उनके परिवार और गैंग सदस्यों की नामी और बेनामी संपत्तियों पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। सबसे ज्यादा कोशिश तो अतीक के IS 227 गैंग में अपना प्रभाव जमाने की है। इसको लेकर गैंग दो फाड़ में बंटता हुआ दिख रहा है। पुलिस की नजर से छिपकर बनाई गई करोड़ों की संपत्ति पर अधिकार बनाने की लड़ाई तेज हो गई है। अतीक गैंग के जेल में बंद सदस्य भी इस मामले में सक्रिय हुए हैं और वो अपने अपने गुर्गों के जरिए गैंग पर वर्चस्व बनाने की कोशिश में है। ऐसे में अशरफ की पत्नी और साले का गुट अपनी अलग महत्वाकांक्षा के साथ अतीक के साम्राज्य पर कब्जे की कोशिश में जुटा हुआ है। अतीक गैंग में वर्चस्व की लड़ाई शुरू होने का खुलासा फोन कॉल डिटेल से हुआ है। पुलिस और STF ने उमेश पाल मर्डर केस और फिर अतीक अशरफ मर्डर के बाद से लगातार गैंग से जुड़े सदस्यों के मोबाइल को सर्विलांस पर लिया हुआ है। फोन कॉल को इंटरसेप्ट किए जाने के दौरान अतीक गैंग के सदस्यों के बीच गैंग वॉर शुरू होने की संबंधी सूचनाएं सामने आई हैं। अतीक के काले कारोबार से लेकर आपराधिक घटनाओं तक और फिर मौत तक साथ साथ चलने वाले अतीक अशरफ के परिवार में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अतीक गैंग इस समय बिखरा हुआ है। अतीक के बेटे जेलों में बंद है, पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अतीक गैंग के एक गुट के अशरफ की पत्नी जैनब और उसके घर वालों से संपर्क करने की जानकारी सामने आई है। अशरफ के करीबी शूटर और गुर्गे अधिक संपत्ति पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में रिश्तेदारों के बीच जंग जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अशरफ का साला सद्दाम और उसके करीबी जमीन और मकानों पर कब्जे की कोशिश में है। अतीक अहमद के गैंग IS 227 के नाम से जाना जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में कॉल इंटरसेप्शन के दौरान एक नया गैंग कोड JDF56 खासी चर्चा में आया है। एक दूसरे को धमकी देने और संपत्तियों पर कब्जे के दौरान JDF56 का नाम खूब लिए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे ये साफ होता दिख रहा है कि गैंग का ये गुट जैनब और सद्दाम के पक्ष से जुड़े हैं। अशरफ के करीबियों का दावा है कि JDF56 गैंग की कमान जैनब फातिमा के हाथ में है। ZF56 गैंग की कमांडर है जैनब फातिमा। अशरफ की बेगम है जैनब फातिमा। संपत्ति के पहले शाइस्ता से हुआ झगड़ा, अब अपने भाई सद्दाम से छिड़ी जंग। संपत्ति के बारे में जैनब को पूरी जानकारी, कॉल डिटेल से हुआ नए गैंग का खुलासा। संपत्ति के लिए हो सकता है गैंग वॉर।
यूपी पुलिस और एसटीएफ उमेशपाल मर्डर केस में आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस क्रम में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पता चला है कि जैनब और आयशा नूरी एक साथ में हैं। हटवा में छापेमारी के दौरान एक महिला से पूछताछ में दोनों के बारे में जानकारी सामने आई है। हटवा और मरियाडीह में कई बार छापे मारे गए हैं। महिलाओं की तलाश के लिए पुलिस ने मुखबिरों की टीम लगाई है। लोकेशन मिलने पर छापेमारी की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब बात करेंगे राहुल गांधी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई। राहुल गांधी विदेश दौरे पर है और विदेश की धरती पर राहुल जो बोलते हैं उस पर विवाद शुरू हो जाता है। अब राहुल ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर क्या बताया कि राजनीति तेज हो गई है। जुबानी हमले काफी तेज होते हुए नजर आ रही, रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया, देश को सियासी मुद्दा थमाया। मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट, राहुल गांधी हिट विकेट। राहुल के बोल सियासी झोल। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है, जहां से हर रोज एक नई टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर राहुल की मुस्लिम लीग के समर्थन को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बोल पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। राहुल के बोल विदेश के हैं, लेकिन ट्विटर वॉर देश में छिड़ा है। अमेरिका में राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बोल पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पाकिस्तान के मुस्लिम लीग जिन्ना से जोड़ दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग, जो धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार पार्टी है, राहुल गांधी के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। उनका बयान कपटी और कुटिल जैसा लगता है। अमित मालवीय के ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अनपढ़ हो भाई, केरल की मुस्लिम लीग और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फर्क नहीं मालूम। जिन्ना वाली मुस्लिम लीग वो जिसके साथ तुम्हारे पूर्वजों ने गठबंधन किया, दूसरी वाली मुस्लिम लीग वो जिसके साथ भाजपा ने गठबंधन किया था। सिर्फ ट्विटर वॉर नहीं, बल्कि इसे लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। उन्होंने जिस प्रकार की बात पहले सैन फ्रांसिस्को में बोली, फिर वॉशिंगटन में बोली, प्रेस क्लब में आकर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए। और मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उसे मान्यता दे दी थी। बाद में कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? देखिए, इस पे मेरी तरफ से कोई टिप्पणी इसलिए नहीं हो सकती कि उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा है और राहुल गांधी विदेश में हैं, तो वो जब उनको अपॉइंटमेंट देंगे और खड़गे साहब, तो उसके बाद कांग्रेस फैसला करेगी कि क्या करना है। दरअसल राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर है, इनमें नॉन सेक्युलर जैसा कुछ नहीं। केरल में कांग्रेस पार्टी का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार में शराब बंदी जारी है, इसके बावजूद शराब की बिक्री में कोई कमी नहीं आ रही। खुलेआम धड़ल्ले से शराब बिक रही है, जिसको लेकर नीतीश सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। क्या अब खत्म हो जाएगी बिहार की शराबबंदी? क्या अब बिहार में मिलेगी दारू? क्या अब बिहार में खुलेआम बिकेगी शराब? बिहार में पिछले कई सालों में शराब पर बैन लगा है, जिसके लिए कभी नीतीश कुमार की तारीफ होती है तो कभी सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। बिहार में शराबबंदी कानून हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। राज्य में कानून के लागू होने के बाद भी शराब की बरामदगी की खबरें और जहरीली शराब से होने वाली मौतें आती रहती है, लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश से सवाल जवाब भी करती है। अब पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को इस पर एक सलाह दी है। सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए लिखा है, अगर अपनी जिद छोड़कर नीतीश कुमार शराब की परमिट व्यवस्था लागू करे तो राजस्व बढ़ेगा, तरक्की पर अंकुश लगेगा और पर्यटन उद्योग में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
सुशील मोदी ने ये भी मांग की है कि शराबबंदी संबंधी 4 लाख एफआईआर को भी वापस लिया जाए और सरकार को आम माफी देनी चाहिए। नीतीश कुमार को सलाह देते हुए सुशील मोदी ने कहा कि अब बिहार में गुजरात की तरह परमिट व्यवस्था लागू करनी चाहिए ताकि बिहार लोगों को मेडिकल ग्राउंड पर और पर्यटकों के लिए सीमित मात्रा में शराब की आपूर्ति आसान हो सके। शराबबंदी पर जारी घमासान के बीच अब जेडीयू नेता ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं। जब जेडीयू नेता संजय झा से शराबबंदी पर सवाल किया गया तो उन्होंने सुशील कुमार मोदी पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा। नहीं, बिहार में तो हम लोग बिहार के बारे में मैं कह सकता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के सरकार में हम पहले भी बोल चुके हैं, आज तक 17-18 साल के सरकार में पूरा शांति का लोगों ने माहौल खराब करने का भी कोशिश किया। सरकार ने आयरन हैंड से डील की, मजबूती से डील किया और कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दी। और आज तक हम लोग इस बात को सरकार अपना अचीवमेंट मानता है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने भी शराबबंदी पर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने एक तरफ जहां शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार की सराहना की है, वहीं सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी बिहार में शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगा पाने को लेकर कड़ा प्रहार किया है। माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय था और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण सहयोग किया और आज भी हम चाहते हैं कि शराबबंदी हो। लेकिन दुखद है कि माननीय मुख्यमंत्री लाचार और बेबस हैं, वो चाहकर भी शराबबंदी को नहीं बंद करवा पा रहे हैं। अब तो होम डिलीवरी हो रही है, घर घर में शराब उपलब्ध है, तो माँ बहनों की सुरक्षा कैसे होगी? ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश को शराबबंदी कानून को लेकर घेरा गया हो। विपक्ष कई मौकों पर राज्य में लागू शराबबंदी कानून को विफल बताता रहा है। ऐसे में शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार क्या फैसला लेती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे रखकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो कांग्रेस का कहना है कि चुनाव अस्थायी मुद्दों का है, हम स्थानीय मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। आप देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की चुनावी महासमर को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का जोर शोर से प्रचार प्रसार होगा। 30 मई से शुरू हुआ बीजेपी का जनसंपर्क महाअभियान 30 जून तक जारी रहेगा। 29 लोकसभा सीटों पर मोदी सरकार के कामकाज का तेजी से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भोपाल में बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने साफ तौर पर कहा कि अगला विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है। 9 साल मोदी जी के बेहद बेमिसाल रहे और मुझे नहीं समझ में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़कर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा रह गया हो और हमने सक्सेसफुली किया है। चाहे कश्मीर का विषय हो, राम मंदिर का विषय हो, 12 करोड़ शौचालय बनाकर आपने देखा होगा रात को आप कहीं भी निकल जाइए, अब आपको लाइनें नहीं दिखाई देती, महिलाएं नहीं दिखाई देती। फिर उसके बाद आप आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 3.5 करोड़ लोगों को घर की चाबियाँ दे दी गई हैं। नोबडी कैन इमेजिन 70 साल में ऐसा। तो हमने लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लाया है उनके नेतृत्व में। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने भारत को सुदृढ़ करने का काम किया, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बातचीत हो। मध्य प्रदेश बीजेपी ये भी मानती है कि पीएम मोदी के चेहरे को सामने रखने से ही उसको फायदा होगा और पुरजोर तरीके से इस बात की वकालत की जा रही है कि अगर मोदी चेहरा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का हर चुनाव चाहे तो मोदी जी के नाम पर लड़ना चाहती है। सरपंच का चुनाव हो तो मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं, पार्षद का चुनाव हो तो मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं, विधायक का चुनाव भी हाल ही में हमने देखा कई राज्यों में मोदी जी के नाम पर लड़ना चाहते थे। इससे ये सिद्ध होता है कि मोदी जी के अलावा और भारतीय जनता पार्टी लोकल इश्यूज़ पर आज के समय में बात नहीं करना चाहती। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में समाज का हर वर्ग परेशान है, हमारे कर्मचारी भाई हों, किसान हों, महिलाएँ हों, महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी के मुद्दों पर भारतीय जनता बात नहीं करना चाहती। सिर्फ एक मोदी जी की जो फ्लैम्बॉयंट इमेज है उसको भुनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है और उसका संगठन इसी दिशा में कार्य कर रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव लोकल मुद्दों का है, कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। ये बात साफ है कि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का चेहरा पुरजोर तरीके से बीजेपी सामने रखेगी और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस दांव से एंटी इनकम्बेंसी को टैकल कर पाएगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के काम को अगले 1 महीने तक जनता के बीच ले जाया जाएगा और 29 लोकसभा सीटें यानी कि तमाम विधानसभा सीटें इसमें कवर होती हैं। इन तमाम सीटों पर जाकर एक तरह से काम जो है, अच्छे काम जो हैं उनको बताया जाएगा, जताया जाएगा। और बीजेपी की प्लानिंग ये है, मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी सरकार का काम, शिवराज का नेतृत्व और ये चुनाव जो होगा मोदी के चेहरे पर लड़कर बीजेपी बड़ी जीत की रणनीति बना रही है। हालांकि पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं, कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी के आला कमान को ये लगता है और बीजेपी का थिंक टैंक को ये लगता है, वो ये मानते हैं कि अगर मोदी जी का चेहरा सामने होगा तो जनता का रुझान और जनता का वोट उनकी तरफ आता नजर आएगा, दिखेगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये बीजेपी की कोशिश कितनी कामयाब होती है, लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। और चलिए राजपूत में मेरे साथ फिलहाल इतना ही वक्त। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए सरहद पार मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर के साथ।